प्रिय विद्यार्थियों साथियों, जय हिंद। विद्यार्थियों, गणित विषय का प्रत्येक प्रकरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम मिडिल क्लासेस में अध्ययनरत हो या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में, या फिर हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा की ही तैयारी क्यों न कर रहे हो, गणित का प्रत्येक अंश प्रत्येक प्रकरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस कालखंड में मैं गणित विषय के अंतर्गत आप लोगों को योज्य तत्समक और गुणक तत्समक क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। और विद्यार्थियों, यह बहुत ही सरल प्रकरण है। यदि इसको हम आसानी से समझ लें तो कभी भी हम इसको भूल नहीं पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में प्रारंभ से अंत तक। देखिएगा, यहां पर शब्द दिया है तत्समक। देख रहे हैं आप, तत्समक। इस शब्द को यदि आप समझ लें तत्समक शब्द को, तो आप आसानी से योज्य तत्समक और गुणक तत्समक को याद रख सकते हैं और कभी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। देखिएगा, तत्समक शब्द निश्चित तौर से तत्सम शब्द से बना है, तत्सम। और तत्सम शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो तत् धन सम होता है, और इसका जब हम अर्थ देते हैं तो अर्थ होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, या जैसा का तैसा, या जैसा का तैसा। ये इसका आशय होता है। तो यहां पर तत्समक शब्द का आशय क्या होगा कि ज्यों का त्यों या जैसा का वैसा, यानी ज्यों का त्यों। अब यहां पर बात करें योज्य तत्समक की, ठीक है, योज्य तत्समक अर्थात योग, योज्य का मतलब योग से आशय है, योग यानी जोड़ से आशय है। अब हम एक ऐसी कोई भी संख्या ले और उस संख्या में किसी एक संख्या को जोड़े तो उस जो उत्तर है, जो योग है, वो ज्यों का त्यों रहे, जैसा का तैसा रहे। तब हम जिस संख्या को जोड़ रहे हैं वो संख्या होगी उस संख्या की तत्समक। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह गुणन की हम बात करेंगे, गुणन तत्समक की। तो गुणन तत्समक का असर क्या होगा, किसी भी संख्या में यदि हम एक ऐसी संख्या का गुणा करें कि जो गुणनफल है वो ज्यों का त्यों रहे, अर्थात जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं वो वही संख्या उत्तर आ जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम जिस संख्या का गुणा करेंगे वह संख्या उस संख्या की गुणन तत्समक होगी। आइए अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें योज्य तत्समक की। तो योज्य तत्समक में हम देखते हैं, एक संख्या लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। हम यहां ले लेते हैं एक संख्या 7 ले लेते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में हम 7 ले लेते हैं। तो 7 में हम ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर 7 ही होगा, यानी ज्यों का त्यों उत्तर वही होगा। ठीक है, वही 7 होगा। तो आपके मन में उत्तर आ गया होगा कि यदि हम 7 में शून्य को जोड़े तो उत्तर 7 होगा। सीधी सी बात है, अर्थात 7 धन शून्य बराबर 7 हो, है ना। इसी तरह हम कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं ऋण 12, और तो ऋण 12 में हम क्या जोड़ेंगे कि उत्तर ऋण 12 ही आए। तो हम ऋण 12 में शून्य को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर ऋण 12 ही होगा। ठीक है, अब इस तरह हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लो यहां पर ले लेते हैं 7/13। ठीक है, 7/13 में हम क्या जोड़े कि हमारा उत्तर 7/13 ही प्राप्त हो। तो विद्यार्थी, यदि 7/13 की हम बात करें तो 7/13 में हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, 7/13 ही होगा। इस तरह हम कोई एक संख्या और ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं ऋण 3/8। 3/8 में हम क्या जोड़े कि हमारा उत्तर ऋण 3/8 ही हो। तो हम इसमें शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर ऋण 3/8 ही होगा। तो यहां आपने देखा अभी इतने सारे उदाहरणों में कि हम किसी भी संख्या में यदि शून्य को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर वही उत्तर प्राप्त होता है, यानी ज्यों का त्यों उत्तर प्राप्त होता है, जैसा का वैसा ही उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, तब हम अंत में उदाहरण रूप कह सकते हैं कि a एक कोई संख्या है, या x मान लिया जाए। यो a एक कोई संख्या है या x कोई संख्या है, और उसमें भी हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर a ही प्राप्त होता है। या हम x की बात करें तो x में भी हम शून्य को जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा x ही प्राप्त होता है। यहाँ पर a या x क्या है, चर राशि है, इसके स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वमान्य बात कि किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़े तो हमारा उत्तर वही संख्या, ज्यों की त्यों वही संख्या आ जाती है। इसलिए हम शून्य को किसी भी संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं। अर्थात यहाँ 7 की हम बात करें तो 7 का योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होगा।
इस तरह ऋण 12 का योजित तत्समक क्या होगा, 0 होगा। इस तरह 7/13 का योजित तत्समक क्या होगा, तो 0 होगा। इस तरह ऋण 3/8 का योजित तत्समक क्या होगा, 0 होगा। इस तरह a का योजित तत्समक क्या होगा, 0 होगा, या x का योजित तत्समक क्या होगा, 0 होगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इस तरह गुणन तत्समक को भी समझ लेते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर गुणन तत्समक के लिए हम उदाहरण लेते हैं। कोई भी एक संख्या आप ले लीजिएगा, मैं यहाँ लेता हूं 10। अब 10 एक प्राकृत संख्या कहें या पूर्ण पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है ना। तो 10 में हम किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल वही संख्या यानी जो की त्यों वही 10 आ जाए। तो आपके मन में उत्तर आ गया होगा, उत्तर 1, अर्थात हम 10 में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा, 10 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से हम कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो परिमेय संख्या मान लो यहाँ 3/8 ले लिया हमने। 3/8 में हम किस संख्या का गुणा करें तो उत्तर 3/8 ही प्राप्त हो। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, यदि 3/8 में हम 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 3/8 ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले ले, यदि मान हम कोई संख्या ले लेते हैं x में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर x ही प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, उसमें ज्यादा उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको योजित तत्समक में बहुत सारे उदाहरण बता दिए हैं। अर्थात किसी भी संख्या में यदि आप 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल ज्यों का त्यों जैसा का तैसा प्राप्त होता है, यानी तत्समक, है ना, यानी हमको जैसा तैसा गुणनफल प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी संख्या का गुणन जो तत्समक है वो 1 होता है। जबकि योजित तत्समक की हम बात करें तो किसी भी संख्या का योजित तत्समक होता है 0, और गुणन तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणन तत्समक होता है 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कालखंड में आप समझ गए होंगे कि योजित तत्समक क्या होता है और गुणन तत्समक क्या होता है। मैंने आपको पहले शब्द के बारे में जानकारी दी, इसके बाद उदाहरण बताए, और निश्चित ही मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये बात पूर्णतः समझ आ गई होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।